जय हिंद सभी को। तो हमने जो लास्ट लेक्चर किया था बेटा वो किए थे हमने क्वेश्चन 200 तक के। अब यहाँ से 200 से लेकर आप 250 के क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 200 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 200 क्या बोलता है आपके पास, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का ही क्यों बना होता है। क्वेश्चन नंबर 200 ऑप्शन है, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, टंगस्टन सस्ता होता है, टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है, या फिर टंगस्टन का जो तंतु वो जल्दी बनता है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा आपके पास जो टंगस्टन है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला आपका सी। ठीक है। अब ये गलनांक कितना होता है, अगर आपसे रिलेटेड क्वेश्चन में बता दो इसके रिलेटेड क्वेश्चन, तो देखिएगा जो टंगस्टन है इसका फॉर्मूला W होता है। ठीक है। और इसका जो गलनांक बिंदु होता है ये 34-22 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये समझिएगा कि अगर टेम्परेचर इतना चला गया तो जाके आपका टंगस्टन है वो पिघलेगा, अदरवाइज इससे कम टेम्परेचर पे ये नहीं पिघलता। इसीलिए इसका जो प्रयोग है बल्ब का फिलामेंट में क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है। अगर आप कोई और मेटल यूज़ करेंगे तो वो मेटल है वो जल्दी जल्दी पिघल जाएगी। तो इसीलिए हम इसी का ही प्रयोग करते हैं किसके लिए, बिजली बल्ब के फिलामेंट में। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अगर आपने और बनाना है रिलेटेड क्वेश्चन तो ये भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं इसका एक ना, कि जो बिजली का बल्ब है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग होता है। तो बिजली के बल्ब में जो गैस यूज़ होती है वो होती है बच्चा नाइट्रोजन गैस यूज़ होती है। याद रखिएगा कौन सी गैस यूज़ होती है, नाइट्रोजन गैस यूज़ होती है, और इसमें साथ में आपके आर्गन गैस यूज़ होती है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि विद्युत बल्ब के जो विद्युत बल्ब है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग होता है, नाइट्रोजन और आर्गन। ठीक है। नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो लाइट को काफ़ी दूर तक ले जाता है। ठीक है। इसीलिए मोस्टली जो आपके बल्ब होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और आर्गन गैस कैसी होती है, नोबल गैस होती है, ये रिएक्टिव ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन है। और अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक ट्यूब, जो आपकी विद्युत ट्यूब होती है, ठीक है, एक बल्ब होता है एक आपकी ट्यूब होती है। इलेक्ट्रिक ट्यूब में जो गैस होती है वो होती है बेटा या तो पारे के वाष्प भरे होते हैं, पारे के वाष्प बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारे के वाष्प होते हैं, और इसके अलावा इसमें भी आर्गन गैस होती है। ठीक है। तो विद्युत ट्यूब में कौन सी गैस होती है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो मरकरी के वाष्प और साथ में क्या होती है, आर्गन गैस भरी होती है। तो इस तरह से इसको आप रिलेटेड क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। अगर एक मैं और क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो विज्ञापन बोर्ड होता है, विज्ञापन, ठीक है, विज्ञापन बोर्ड होते हैं बेटा, इसको याद रखिएगा विज्ञापन बोर्ड। तो विज्ञापन बोर्ड में जो गैस यूज होती है नियॉन। कौन सी गैस यूज होती है, नियॉन। इसका भी एक क्वेश्चन याद करना, विज्ञापन बोर्ड में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा नियॉन। और जो चिप्स के पैकेट है, चिप्स के पैकेट में कौन सी होती है, तो ध्यान देना चिप्स के पैकेट में गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट है वो टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है। ये कई बार पेपरों में क्वेश्चन आया है, जैसे फॉरेस्ट्री में आया है, आर्मी में आया है कि इसका गलनांक कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका गलनांक मैंने आपको बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला वो। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक, यानी जो लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी तो आपको पता है मैग्नेटिक कौन सी है, इनमें से पारा नहीं है, तो ये सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है लोहा। तो लोहा है वो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 202, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें से किसका प्रयोग करते हैं, तो डायोड नहीं करते बच्चा, ट्रांजिस्टर नहीं करते, तो डायनेमो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला, डायनेमो का प्रयोग करते हैं। और ध्यान देना मैंने आपको शायद पहले भी बोला था, जो डायनेमो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो डायनेमो है आपका ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है यहाँ पे। और ये जो डायनेमो है इसका आविष्कार किया था माइकल फैराडे। किसने किया था, माइकल फैराडे।
ये भी एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने दो बता दिए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है डायनेमो के द्वारा, और डायनेमो का इन्वेंशन किया था माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत बिलिंग में 1 यूनिट किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग में जो 1 यूनिट की वैल्यू होती है बेटा, ये होती है 1 किलोवाट आवर। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 204 कि विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक उपयोग होता है? देखो, आपको विद्युत घंटी बनानी है, इलेक्ट्रिक बेल बनानी है, तो आप समझिएगा। तो इसमें आपका नाम देखो, इलेक्ट्रिक मैग्नेट। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते विद्युत घंटी को बनाने में। राइट आंसर क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। इस पे क्वेश्चन नंबर 205, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से कौन सी नहीं है, आप एक बार चेक करिएगा। गामा रे ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं बनेगा। लाइट भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स रे भी विद्युत चुंबकीय है। तो कैथोड रे आपका इसमें राइट आंसर रहने वाला है। जो कैथोड है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। और चलो, मैं विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग उसको बोलते हैं जिसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है उसको बोलते हैं। लाइट की स्पीड के बराबर जिसकी स्पीड होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो ये सारी की सारी जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पाइएगा, यदि चालक का प्रतिरोध आधा और धारा का मान दुगना कर दिया जाए तो हीट उत्पन्न होने की जो दर है वो क्या रहेगी? देखिए, ये काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो कंसेप्ट है जूल लॉ ऑफ हीटिंग का यूज़ होता है। तो फिलहाल उतना डिटेल में तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका बी। आप इसको सही करके आइए। तो किसी एग्ज़ाम में था ही आया हुआ, तो मैंने वहाँ से उठा के यहाँ डाला है। तो आप इसको राइट आंसर करिएगा, बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थाई चुंबक बनाना है तो तुम्हें कच्चे लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थाई चुंबक बनाना है तो कच्चे लोहे का प्रयोग करते हैं। स्थाई चुंबक बनाना है तो आप स्टील का प्रयोग करेंगे। स्थाई चुंबक स्टील का, अस्थाई चुंबक कच्चे लोहे का बनेगा। एक्चुअल में जो कच्चा लोहा है उसमें मैग्नेटिज्म बहुत कम समय के लिए प्रोड्यूस होती है। जब तक करंट है तब तक वो मैग्नेटिज्म काम करेगा। करंट आप बंद कर दोगे तो आपका इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसा चुंबक होता है? अस्थाई। परमानेंट मैग्नेटिज्म बना कराना है अगर आप स्टील की बात करें तो इसमें जो मैग्नेटिज्म है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका नरम लोहा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 208, स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग करते हैं क्योंकि स्टील बोलता है ऊर्जा का ह्रास कम करता है। ये गलत है। स्टील का मैंने बताया था कि स्टील का डेंसिटी अधिक होती है, ये भी नहीं है। स्टील, ये आपका सही आंसर रहेगा। स्टील के लिए अवशिष्ट चुंबकीय अधिक है, इसकी रिटेंटिविटी अधिक होती है। इसमें जो चुंबकीय क्षमता है वो काफ़ी लंबे समय तक रिटेन रहती है। तो इसीलिए स्टील का प्रयोग करते हैं स्थायी चुंबक को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जो चुंबकीय क्षमता है वो काफ़ी लंबे समय तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, एट द मिडल ऑफ बार मैग्नेट द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज। बार मैग्नेट के मिडल में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो देखिए, जो मैग्नेटिज्म होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। इस तरह से आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है। ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है ध्रुवों पे। ठीक है, कहाँ होती है? ध्रुवों पे होती है। इसको याद कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड सब जगह कहाँ होती है? ध्रुवों पे। और मिनिमम कहाँ होती है? केंद्र पे। मिनिमम कहाँ होती है? केंद्र पे। तो एट द मिडल ऑफ बार मैग्नेट, तो आप बोल सकते हैं जो मैग्नेटिज्म है वो क्या होता है? न्यूनतम होता है। और मैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है आपका? वो रहेगा पोल पे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा ध्रुवों पे और चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा कम कहाँ होता है? सेंटर पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा, चुंबक सर्वाधिक आकर्षित करता है। तो आपको पता है चुंबक जो आकर्षित करता है लोहे की चीज़ों को करता है। ठीक है, बाकी सबको पता है चुंबक का प्रयोग दिशा को
ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। और चुंबक में कभी पूछे कितने पोल होते हैं तो 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल रिपेल करता है और नॉर्थ और साउथ पोल क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 210 बन गया। क्वेश्चन नंबर 211, मैरिनर कंपास दर्शाता है। तो एक्चुअल में जो मैरिनर कंपास है ये हम समुद्री जहाज़ के लिए यूज़ करते हैं। जो समुद्री जहाज़ होते हैं तो आपको पता है उसमें लैंड मार्क कहीं होता नहीं है, ज़मीन हमें दूर दूर तक नहीं दिखती, तो उसमें जो नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो किया जाता है मैरिनर कंपास। तो यानी चुंबकीय दिशा को ज्ञात करने के लिए बी ऑप्शन इसका क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है, मैरिनर कंपास। नेक्स्ट है, लोहे की छड़ को निम्न प्रकार से आप चुंबक बना सकते हैं। तो आयरन रॉड को आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं। सिंगल टच मेथड ये भी सही है, और आपको बोले हैं डबल टच मेथड ये भी सही है। तो इसका मतलब ये दोनों ही सही है। तो डी ऑप्शन क्या रहने वाला है, आपका राइट रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा। एबोनाइट की छड़ को फर या बिल्ली की खाल पर रगड़ने से छड़ पर क्या आवेश होता है। देखिए इसको एक ऐसे समझिएगा कि एवेनाइट की छड़ को जब आप फर या बिल्ली की खाल पे रगड़ते हो तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो ये फर होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पर, एवेनाइट के ऊपर। और आप बताइए जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसके ऊपर चार्ज कैसे आ जाता है, नेगेटिव। तो ऐसे समझिएगा कि जब आप एवोनाइट की छड़ को फर पर रगड़ते हैं तो फर से इलेक्ट्रॉन कहाँ को शिफ्ट होते हैं, एवोनाइट के ऊपर, जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाता है, ऋणात्मक। कैसा चार्ज आ जाता है, ऋणात्मक। और ध्यान देना साइंस में क्या होता है कि अगर दो चीज़ें हैं, अगर ये दो चीज़ें, अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो समझ जाना जिसको ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव साइंस में दर्शाता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज दर्शाएगा कि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो पॉजिटिव का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है। तो इसका मतलब जब एवेनाइट की छड़ को फर पे रगड़ते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये कैसा बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 214, इसका उल्टा है, रिवर्स केस है कि अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़ों से रगड़े तो बताइए अब आवेश कैसा आएगा। अब उल्टा होता है, तो जब कांच की छड़ पे रेशम के कपड़ों में रगड़ेगी तो कांच की छड़ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, रेशम के कपड़े पे चला जाएगा, और जब कांच की छड़ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा रहने वाला है, पॉजिटिवली चार्ज। तो आपका राइट आंसर क्या बनने वाला है, ए आपका क्या होगा, सही। यानी इस केस में इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से शिफ्ट होगा, और पिछले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वहां से छड़ की तरफ हो रहा था रिमूव, तो जिसकी वजह से जब छड़ की तरफ आएगा तो नेगेटिवली चार्ज, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन परे चला जाएगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइएगा, आकाश में बिजली चमकने का कारण क्या होता है। तो जो लाइटनिंग का कारण होता है एक्चुअल में वो होता है डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं बोल सकते, चार्ज का डिस्चार्ज होना बोलते हैं। जब हवा में चार्ज क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो वो इसका एग्जैक्ट रीज़न होता है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन एयर ये आपका सही रहता है। इसकी वजह से क्या बनता है आपके पास, जो आपके पास लाइटनिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन एयर। ये बादल का टकराना तो नहीं होगा इसमें, अच्छा ऊपर है आपके पास, इसमें ऑप्शन दिए हुए, ध्यान देना बेटा, ये ऑप्शन इसका है ना, बी। हिंदी में इसको थोड़ा ये बोलते हैं, विसर्जन बोलते हैं, निर्वात में विद्युत का विसर्जन। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे आपको पता बादल में क्या होता है, जब ड्रॉप्स वगैरह जमनी शुरू हो जाती है तो ये आपस में जब टकराती है तो उसकी वजह से चार्ज बन जाते हैं, प्लस और माइनस बन जाते हैं, जिसकी वजह से प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं हवा में, जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा कि जो चार्ज होता है वो हवा में क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा, आवेश होता है। तो आवेश कुछ भी नहीं है, जो चार्ज होता है एक्चुअल में चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं, चार्ज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा चालक है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट का जो सबसे अच्छा सुचालक है वो चांदी है। चांदी सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, और दूसरे नंबर पे क्या रहने वाला है आपका, तांबा। तो फिलहाल यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन सही होगा, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्या विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में गमन करती है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन वैक्यूम। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसको चलने के लिए ना तो किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ये माध्यम में भी जा सकती है और बिना माध्यम के भी जा सकती है। तो फिलहाल यहाँ बोला क्या वैक्यूम में चलेगी, तो बोलेगे हाँ ये वैक्यूम में भी जाती है और बिना वैक्यूम के भी जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों मीडियम में ट्रेवल करती है, मीडियम है तब भी जाएगी, बिना मीडियम के है तब भी जाएगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, इनकी जो गति होती है, स्पीड होती है, वो लाइट के बराबर होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग वो होती है जिनकी वेलोसिटी लगभग किसके बराबर होती है, गति किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन, विद्युत पृथ्वी पर विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अर्थ पे वो कितना टेकन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बेटा, ये 0 लिया जाता है। ये माना जाता है कि पृथ्वी को पर आप करंट करें तो इसमें कोई भी इस पे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर आप करंट को अर्थ पे क्या कर दो, डिस्चार्ज कर दीजिएगा, तो ध्यान देना उसके करंट पे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल धरती का लिया जाता है, कितना लिया जाता है, 0 लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक चार्ज। इसको आप सरल भाषा में समझिएगा तो अगर स्पेसिफिक चार्ज की बात करें, विशिष्ट आवेश की बात करें, तो इसमें से जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज होता है। इसका चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और जबकि इसका जो मास होता है, मास बोले द्रव्यमान को, ये आपको पता लगभग 10⁻31 होता है। ठीक है। तो इसका जो मास है वो बहुत कम होता है, जबकि प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का मास इससे ज़्यादा। आपके पास धारा विद्युत इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट को देखते ही बोलता है आवेश के बहने की दर है। तो आपका जो राइट आंसर इसमें रहेगा, तो आपका जो करंट है, एक्चुअल में करंट क्या होता है, करंट होता है आपका चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, यानी किसी तार में कितने समय में कितना चार्ज बह रहा है उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो यानी करंट कुछ भी नहीं है, करंट आपके पास क्या होता है, आवेश की बहने की क्या होती है, दर होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, विद्युत क्या होता है, तो कितना चार्ज किसी वायर में कितने समय में गुजरता है, क्या कहते हैं उसको, करंट कहते हैं। तो यानी करंट कुछ नहीं है, आवेश के बहने की दर को बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 बन गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इलेक्ट्रिक करंट में हमें क्या मिल सकता है। देखिए विद्युत धारा से आप लोग को क्या क्या मिल सकता है, बोलता है हीट। तो हीट मिल सकती है, आप हीटर चला दो तो आपको हीट मिलेगी। आप मैकेनिकल यानी आप मोटर चला दो तो आप यांत्रिक ऊर्जा भी कार्य कर सकते हैं। आप बल्ब चला दो, करंट से क्या बल्ब जला सकते हैं तो आपको प्रकाश मिल जाएगा। इसका मतलब आप इलेक्ट्रिक करंट से ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहने वाला है, डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 बन गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 223 पे, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है कि विद्युत का सुचालक क्या है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन है, चीनी मिट्टी, शुष्क वायु, कांच या ग्लास। कांच ग्लास तो चलो एक ही बात होगी। मरकरी, ये बिल्कुल सही है। आपका जो मरकरी है बच्चा, ये विद्युत का सुचालक है। और साथ में जो मरकरी होता है ये ऊष्मा का भी सुचालक है। ऊष्मा का भी क्या होता है, सुचालक होता है। इसका ऐसे भी याद रख लेना। इसीलिए बच्चा थर्मामीटर में क्या भरते हैं हम, मरकरी भरते हैं, क्योंकि मरकरी में क्या होता है कि अगर आपको फीवर आएगा तो फीवर का मतलब बुखार आ रहा है आपको, तो यानी गर्म फील कर रहे होगे आप, तो उसकी वजह से जो मरकरी का लेवल है वो उठ जाएगा। तो यानी जो मरकरी है वो ऊष्मा का भी सुचालक है और साथ में करंट का भी सुचालक है। और जो मरकरी है एकमात्र धातु है, ये एकमात्र ऐसी धातु है बेटा, एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में होती है। किस में होती है, तरल अवस्था में। तो ये आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि एक धातु बताइए, कोई ऐसी मेटल बताओ जो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो कौन सी आपकी, मरकरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 24, नमी के दिनों में क्या होता है,
तो ये बोलता है कि लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होती है। तो इसका जो बिल्कुल आंसर है ये फर्स्ट ही रहने वाला है, यानी सही आंसर क्या बनेगा आपके पास, ए ऑप्शन जो है आपका ये सही रहने वाला है। अब मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो आपने बरसात के दिनों देखा होगा कि अगर मान लो ये तार है, ये आपके पास एक पोल है, ठीक है, ये पोल है, तो आपको पता है कि बरसात के दिनों में क्या होता है कि जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाते हैं, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले जाएंगे, आपके मॉइस्चर जो है उस तार पे मॉइस्चर जो है उसमें फ्लो कर जाते हैं। तो कई बार ये आपको पता है इस पोल में जो लोहे का बना होता है उसमें भी डिस्चार्ज कर जाते हैं, यहाँ तक कि अगर हम बरसात के समय कभी पोल के पास जाए या नज़दीक में जाए तो हमें करंट लगता है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई बरसात के समय जो इलेक्ट्रॉन है वो वायर से लीकेज हो जाता है उनका, यानी वो मॉइस्चर में चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, डिस्चार्ज हो रहा है करंट इलेक्ट्रॉन का। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या रहने वाला है, लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो बढ़ जाती है, कब, बरसात के दिनों में। तो ऐसा होता है यहाँ पर, ठीक है, या नमी के समय आप बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक है वो चांदी है, इसका राइट आंसर सी रहने वाला है। पहले नंबर पे चांदी आता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, दूसरे नंबर पे कॉपर आता है, तीसरे नंबर पे आपके पास एल्युमिनियम आएगा और चौथे नंबर पे आपके टंगस्टन आएगा। तो आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको बोले कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है और ये ऑप्शन में ही ना हो। तो दूसरे नंबर पे कॉपर, तीसरे पे एल्युमिनियम और चौथे पे टंगस्टन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। और ध्यान देना बच्चा, जो आपकी वायर्स वगैरह होती है वो वायर वो चांदी की नहीं बनी होती, क्योंकि चांदी बहुत महंगा होता है। तो आप ऐसा नहीं कि चांदी की तारे बना दो, चांदी की तारे बना दी तब तो समझ लो काम हो गया, तारे तो सारी की सारी रातों रात गायब हो जाएगी, क्योंकि चांदी आपका बहुत महंगा है। तो इसीलिए जो तारे हैं वो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है या फिर एल्युमिनियम की बनी होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिजली की तारे किसकी बनी होती है तो कॉपर या एल्युमिनियम की बनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, स्टेटमेंट कोई गलत दी होगी। बोलता है वोल्ट मीटर में करंट मापते हैं, बिल्कुल गलत है बेटा, वोल्ट मीटर में करंट नहीं मापते, ये गलत है। वोल्ट मीटर में करंट नहीं मापते, वोल्ट मीटर में आप विभवांतर मापते, वोल्टेज मापते हैं, क्या मापते हो, विभवांतर। तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। बोलता है दूसरा ऑप्शन वोल्ट मीटर में विभवांतर मापते, ये सही है, ठीक है। तो इसमें तो गलत छांटना था, तो आपका राइट आंसर पहले वाला ही रहेगा। वैसे ऑप्शन से देखोगे तो एमीटर में करंट मापते, ये भी सही है, विभवांतर मापते, ये भी सही है, वोल्ट मीटर विभवांतर, ये भी सही। इसका मतलब इसमें एक ही ऑप्शन गलत था कि वोल्ट मीटर में करंट नहीं मापते, वोल्ट मीटर में विभवांतर मापा जाता है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, विच पेयर ऑफ द डिवाइस एंड वायर यूज्ड इन करंट। आपको कोई पेयर दिया है, इनमें से कोई एक गलत होगा, उसे छांटना है कि वो कौन सा पेयर गलत है। ये बोलता है कि बल्ब जो है वो टंगस्टन, यानी बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। फ्यूज तार रोज मेटल की बनी होती है, मैं आपको बता देता हूँ, रोज मेटल जो होती है टिन और लेड की बनी होती है, तो बिल्कुल सही है, टिन और लेड की ही फ्यूज तार बनी होती है। तो जो फ्यूज तार आपके घरों के बाहर होता है सर्किट में, जो आपको पता है फ्यूज तार होता है, वो किसका बना था, टिन और लेड। और टिन और लेड की ही फ्यूज तार क्यों बनी होती है बच्चा, क्योंकि इसका गलनांक जो होता है, इसका जो गलनांक होता है वो निम्न होता है, ठीक है। अगर हो सकता है पेपर में ऐसे आए कि बताइए भाई जो फ्यूज तार है वो टिन और लेड की बनी होती है, एक क्वेश्चन तो यहाँ पे तैयार हो गया आपका कि फ्यूज तार टिन और लेड की बनी होती है। और दूसरा क्वेश्चन है कि टिन और लेड की ही क्यों बनी होती है, क्योंकि टिन और लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, अगर वोल्टेज थोड़ी बढ़ गई तो समझ आना ये वायर जल जाएगी और आपका सर्किट वहीं पे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इसका प्रयोग फ्यूज तार के लिए करते, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो इसमें से कोई एक गलत ढूंढना है हमें। हीटर नाइक्रोम का बना तो बिल्कुल सही है, हीटर की जो तार है, हीटर है, रॉड है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, उस सब के सब जो उनके एलिमेंट बने होते हैं किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये बोलता है इलेक्ट्रिक प्रेस कॉपर का, तो ये गलत है, इलेक्ट्रिक प्रेस कॉपर की नहीं बनी होती, इलेक्ट्रिक प्रेस भी नाइक्रोम की बनी होती है। तो फिलहाल यहाँ पे गलत ढूंढना था, तो गलत आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, डी ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए था, यहाँ पे नाइक्रोम होना चाहिए, तो यहाँ पे गलत ढूंढना था, ये पेयर आपका गलत है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे,
एक चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। देखो इसका एक रिजल्ट पहले पता होना चाहिए। रिजल्ट क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होती है, ये रेजिस्टिविटी जो लेंथ अपॉन एरिया होती है, ये एक रिजल्ट है बच्चा, ठीक है, एक रिजल्ट होता है। ये प्रतिरोध है आपका, ये क्या है आपका प्रतिरोध है, ठीक है, ये आपकी लंबाई है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर बोलता है कि ये लंबाई है और ये प्रतिरोध है, बिल्कुल आमने सामने है। आमने सामने का मतलब है कि अगर लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर लंबाई घटाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। तो फिलहाल बोल रहा है कि चालक की तार की लंबाई बढ़ा दो, तार की लंबाई बढ़ा दो तो प्रतिरोध क्या होगा, तो आपका सीधा आंसर है सर बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि रिजल्ट सामने दिख रहा है। अगर लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। पर अगर दूसरा क्वेश्चन पेपर में आ गया कि बताइए एरिया, एरिया मतलब है अगर तार का तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हो उसकी मोटाई को, कि अगर तार की मोटाई बढ़ा देते हैं तो अब बताइए प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और जो प्रतिरोध हो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर तुम मोटाई को बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी इसकी मोटाई कम कर दोगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इस बात पे जरूर ध्यान देना, अगर कोई पूछे कि अगर तार की मोटाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और तार की मोटाई को कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी मोटाई के विपरीत होता है प्रतिरोध, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन 228 था, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। और प्रतिरोध किसको बोलते हैं बेटा, जो करंट को बहने नहीं देता उसको बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, जो करंट को बहने नहीं देता उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रा है वो सबको पता है ओम होता है, और साथ में ओम का नियम भी याद करिएगा। ओम का नियम अगर पेपर में आए तो आप लोगों को अब तक तो याद हो गया, 2-3 बारी मैंने बता दिया, V बराबर है IR। ओम का नियम क्या है, V बराबर है IR, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। ताप बढ़ाने पर धातु के तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ेगा, तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब ऐसा क्या होता है, अब देखिए समझिएगा, अगर मान लेते ये तार है, इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएगा, देखो पहली बात है कि प्रतिरोध का मतलब समझिएगा जो करंट को बहने से रोक दे, जो करंट को बहने से रोक दे उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, गुजर नहीं पा रहे, तो समझ लो प्रतिरोध बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली जा रहे हैं तो इसका मतलब प्रतिरोध कम है। अब आपने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन बह रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बह रहे थे, आपने इसकी टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की जो है वो बेटा मोमेंटम बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो ये रैंडमली एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो जिसकी वजह से इनका जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से टकरा के क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाती है। और अगर स्पीड कम होगी तो इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन की स्पीड, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो इसका मतलब स्पीड मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, तो इसका मतलब तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, ऐसे समझिएगा इसको, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवेश के पदार्थ होता है, ये बोलता है कि चार्ज इन कंडक्टर, तो किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज होता है बेटा वो सबसे बाहरी सरफेस पे होता है, तो आप बोल सकते हैं ऑन द आउटर सरफेस। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता है, ये कई बार मैंने बताया। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर वेक्टर या दोनों। तो आपको मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये अदिश राशि होता है। इसका कंसेप्ट मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि आपको जब भी पेपर में ये अदिश और सदिश बहुत टफ लगे, इसका एक सिंपल तरीका होता है बेटा कि सदिश राशियां याद कर लीजिएगा। मोस्टली जो ये पेपर में आती है 8 है, जो मैंने पहले लिखाई तुम्हें पहले लेक्चर में, तो 8 सदिश राशियों को लर्न कर दीजिएगा, तो जो बचेगी वो आप क्या करके आना, अदिश, ठीक है। तो इसका ट्रिक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 233 पे आते हैं, जब एक वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि धरती को आप कुछ करंट दे दो तो उसके पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आप बोलेंगे उसके पोटेंशियल पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, रहेगा डी ऑप्शन सही आपका। नेक्स्ट,
गतिज ऊर्जा का सूत्र ये भी ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, mgh पोटेंशियल एनर्जी है और 1/2 क्या है आपके पास, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 240, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को मापने वाला यंत्र बताइए। तो विभवांतर को मापने के लिए उन्होंने पहला ऑप्शन दिया पोटेंशियोमीटर। तो मैं आपको बता देता हूं, इसको कम प्रतिरोध के लिए यूज करते हैं। कम प्रतिरोध, कम रेजिस्टेंस मापना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, पोटेंशियोमीटर। एमीटर, ये आपको पता है विद्युत को मापने के लिए यूज करते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए हम यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर, ये कम विद्युत धारा को मापने के लिए यूज करते हैं, कम विद्युत धारा, कम विद्युत धारा को मापना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, गैल्वेनोमीटर। तो यानी राइट आंसर क्या बनेगा आपका, वोल्टमीटर। तो विभवांतर को मापना है तो किसका प्रयोग करते हैं, वोल्टमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, विद्युत करंट को मापना है, यदि आपने विद्युत प्रवाह को मापना है तो किस यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो यह भी डिस्कस हुआ था बेटा, करंट को मापना है तो आप एमीटर का यूज करेंगे, करंट बहुत कम हुआ तो आप गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा, गति दर में परिवर्तन यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी के परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो वेग के परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। और अगर मैं बोलूं वेलोसिटी क्या होती है, प्रतिस्थापन के परिवर्तन को, प्रतिस्थापन के परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। प्रतिस्थापन के परिवर्तन को वेग कहते हैं और वेग के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के दोनों अग्निवीर पेपर में आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेलीस्कोप का आविष्कार जेम्स वॉट ऑप्शन में है, मैं बता देता हूं जेम्स वॉट नहीं है, रॉन्टेजन नहीं है, गैलीलियो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था और गैलीलियो ने ही सुई का, नीडल का भी आविष्कार किया था, थर्मामीटर का भी आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। अगर ऑप्शन की बात करें, जेम्स वॉट, इसने भाप इंजन का किया था, भाप इंजन का आविष्कार इसने किया था। रॉन्टेजन वेरी इंपोर्टेंट, एक्स रेज की इन्वेंशन की थी, एक्स किरणें की खोज किसने की थी। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इसको तो आप नोट करिएगा, एक्स किरणों की खोज किसने की थी, डब्ल्यू रॉन्टेजन ने की थी। चलिए, बाकी इसमें तीन ही ऑप्शन थे। नेक्स्ट पाइएगा क्वेश्चन नंबर 44, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो ये आपको पता, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लैक्टोमीटर में, वोल्टमीटर में ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं। बैरोमीटर मैंने बोला वायुमंडलीय दाब को यूज करते हैं, वायुमंडलीय दाब। ठीक है बेटा, वायुमंडलीय दाब को मापना तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर। हाइड्रोमीटर की बात कर रहा है तो पानी का घनत्व, पानी का घनत्व किस में मापा जाता है आपके पास, हाइड्रोमीटर। तो ये आपके रिलेटेड क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का वेग, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। बी ऑप्शन आपका सही बनने वाला है। नेक्स्ट पे आइएगा, डोपलर प्रभाव किससे जुड़ा है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है बेटा। किससे जुड़ा है, साउंड से आपका डोपलर इफेक्ट जुड़ा है। नेक्स्ट आइएगा, तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। तारों के बड़े समूह को क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। और मैं बता देता हूं, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा, सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो ये क्वेश्चन हमने और पहले डिस्कस किया था। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है बेटा, फ्यूजन, तो इसका मतलब नाभिकीय संलयन, ये आपका सही आंसर होगा। नाभिकीय संलयन सूर्य में ये रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि के लिए हम कॉनकेव यानी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि के लिए हम कौन सा यूज करते हैं बेटा, उत्तल लेंस। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 50, कि जब एक प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो बताए कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है।
तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब प्रिज्म से लाइट को आपको पास करते हैं तो जो सबसे कम विचलित होता है वो कौन सा रंग है, रेड, और सबसे ज्यादा विचलित होता है वायलेट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि सबसे कम विचलित कौन से होने वाला है, तो आप बोलेंगे इसका राइट आंसर लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, और सबसे ज्यादा विचलित कौन सा रंग होता है, वायलेट। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे जो हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस किए। अगले में 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कर लीजिएगा। थैंक यू।